यहाँ से स्टार्ट करेंगे विजन के यहाँ पर अभ्यास पेपर देखेंगे, जहाँ पर तीसरा पेपर अभी जो है अभ्यास का, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर 10 तारीख को जो हुआ था, है ना। और यहाँ से क्या क्या इसके आंसर होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन है, वो सब लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 के बाद हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। जो भी पार्ट 1 यहाँ पर हुआ है, राइट, पार्ट 1 में यहाँ पर 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी आपको 50 क्वेश्चन के आसपास कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक यूज हुए हैं वो टॉपिक की मैं लिस्ट आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ, जैसे कि हम अभी क्वेश्चन में दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे टॉपिक के बारे में। आते क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन है केयर टेकर सरकार जो है उसके बारे में विचार करना है, ठीक है। भारत के संविधान में केयर टेकर सरकार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान में केयर टेकर सरकार शब्द को यहाँ पर कहीं भी उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया। ये एक यहाँ पर संसदीय परंपरा है। जब कोई सरकार विश्वास मत खो देती है या लोकसभा भंग जाती है तो नई जो व्यवस्था होती है होने तक पुरानी सरकार यहाँ पर काम करती रहती है। सेकंड बात है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के वैकल्पिक व्यवस्था होने तक केयर टेकर की सरकार को रूप में बने रहने के लिए कह सकता है। ये बात करेक्ट है, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग यहाँ पर है ना। और यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय ने UN राव बनाम इंदिरा गांधी जो केस था 1971 में, उस मामले में कहा था कि मंत्रिपरिषद के लिए बिना राष्ट्रपति शासन नहीं चला सकते हैं, राइट। तो आंसर क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, सी आंसर करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि यहाँ पर केयर टेकर सरकार है ना, इसको लेकर के आपको टॉपिक रीड करना है। तीसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के भाग के बारे में क्वेश्चन है। भाग में क्या है, ये किससे बंद है, ठीक है। मान लो चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर के क्या है। तो जो जितने भी यहाँ पर टॉपिक आ रहा है, जैसे मुख्यमंत्री को लेकर टॉपिक है ना, आर्टिकल 50, 355 और 56 को लेकर टॉपिक है। तो वो जो टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक को आपको यहाँ से कवर करना है, तो बहुत अच्छा होगा आप यहाँ से टॉपिक अगर कवर करोगे। इन सब जो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर टॉपिक बोलोगे तो मैं टॉपिक की पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीति के संबंध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में विचार करना है। संविधान जो है इसमें उल्लेख है कि राज्य किसी व्यक्ति को उसकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार वंचित कर सकता है। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की न्यायिक रेट का उपयोग किया जा सकता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। 3 बोल रहे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भाग 4, भाग 6, भाग 8, भाग 10, भाग 10, 5, 15 तो 17, है ना। इनमें से बोला कि कितने यहाँ पर इसमें सही है। ये देखो तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें से आपके सिर्फ 3 बातें क्या हैं, करेक्ट हैं। कौन कौन सी, एक तो भाग 2 जो है ना, मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट है भाग 6 का, ये राज्य सरकार से संबंधित है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो पहला बोला है गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार से संबंधित है ना, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित होगा, ना कि मौलिक अधिकार, वो भाग 3 में है, गलत हो गया। और कौन सा सही है, एक तीसरा सही है, केंद्र शासित जो प्रदेश उसमें संबंधित होगा, और एक आपका चौथा सही है। ये 5वां भी गलत है क्योंकि भाग जो 17 है ये राजभाषा से संबंधित ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उससे संबंधित है। आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में है, ये गलत हो जाएगा। 3 बातें करेक्ट हैं, ध्यान रखना है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट है। तो जितने भी भाग आगे पर आए आपको यहाँ पे पर जाके पूरे जितने भाग हैं आपको अच्छे से रीड करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 यहाँ से, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, आंसर जाएगा। एक तो देखो पहला स्टेटमेंट बोला मुख्यमंत्री के इस्तीफे से परिणाम स्वरूप पूरी मंत्रिपरिषद का जो स्वतः भंग हो जाती है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मुख्यमंत्री को नियुक्ति के समय विधायक MLA होना अनिवार्य होगा, ये बात गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री बनते समय विधायक होना अनिवार्य नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है बशर्ते वो 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल जो होता है उसके किसी भी सदन में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, ठीक है, याद रखना है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरी बात है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है, सही बात है। चौथी बात है कि वह भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता है ना, यह बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से गलत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अनुच्छेद 355-56 के तहत आपातकालीन प्रावधानों की स्थायीकरण सिफारिश की थी, यहाँ पर जिसमें यह तक दिया गया था कि पूरे राज्य के बजाय स्थानीय क्षेत्र या तो जिले यदि कुछ हिस्से को राज्यपाल को क्या कर देंगे, ये उसके अधीन लाए जाएंगे। तो ये किस
बात को लेकर बताया गया था, ये बताया गया था किसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये बताया गया था करेक्ट आंसर पुंछी आयोग, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर मोहन जो पुंछी आयोग है, मदन मोहन पुंछी आयोग की अध्यक्षता वाले में पुंछी आयोग 2007 ने सिफारिश की थी कि यदि किसी राज्य के एक छोटे हिस्से में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो क्या होगा, तो पूरे राज्य में आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय केवल उस प्रभाव जिले या फिर जहाँ पर वैसा हुआ है वहाँ पर लगाना चाहिए। इसे संघीयता का क्या होता है, मजबूत होता है ना। तो बी यहाँ से आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले यहाँ पर देखो लिखा है कि हिंदी ट्रांसलेट बाई यूकेटी है ना। तो देखो जो ट्रांसलेट जो विजन का पेपर है ना, ये इंग्लिश पेपर था, इसको ट्रांसलेट करके हम लोगों ने हिंदी में किया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी हिंदी पेपर किसी के पास आपको नहीं मिलेगा वो, तो मैं वेट किया 1-2 दिन, अगर मिलता था मुझे तो मैं हिंदी में ही कराता, लेकिन नहीं मिला। तो इंग्लिश को पूरा एक एक्यूरेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हम लोग यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 देखते हैं। 6 नंबर बोला है कि गंगा परिषद, भारत राष्ट्रीय गंगा परिषद जो है उसके बारे में, इसका गठन नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। 6 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है। क्यों? क्योंकि इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था, ना कि नदी बोर्ड अधिनियम के तहत। सेकेंड बात है, ये संपूर्ण गंगा नदी बेसिन के विकास के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, पहला गलत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जल शक्ति मंत्री नहीं होते हैं। जल शक्ति मंत्री इसकी सशक्त टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तीसरी बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 सही है ना, और सॉरी 1 गलत है, 2 सही है। 2 सही और तीसरा गलत है, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बारे में विचार करना है। NPR जनगणना जो है उससे किस प्रकार भिन्न होगा। देखो पहला बोला है 7वें का स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है, जबकि NPR जो होता है तंत्र नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए निगमांकित है, और जनगणना कानूनी रूप से जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा समर्पित होगा। पहला क्या होगा, पहली बात 7वें की यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, NPR में केवल भारत के लिए नागरिकों की जानकारी होती है, जबकि जनगणना में भारत के सभी निवासियों की जानकारी एकत्रित होती है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड गलत, क्योंकि यही अक्सर हम लोग डाउट करते हैं। क्यों? क्योंकि NPR जनगणना दोनों और NPR और जनगणना दोनों क्या होता है, दोनों में निवासियों की जानकारी देखी जाती है या दी जाती है, और केवल नागरिकों की नहीं होती है। इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और NPR में वह व्यक्ति, जो हर व्यक्ति आपस में शामिल होता है, जो पिछले 6 महीने में भारत में रह रहा होता है, और ये अगले 6 महीने का इरादा रखता है, चाहे वह विदेशी नागरिक हो या इंडियन हो। ध्यान रखना है। ठीक है, NRC केवल नागरिकों के लिए होता है, NPR नहीं। ये पॉइंट की पॉइंट करके लिख लो। सेकेंड बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, गृह मंत्रालय NPR की जनगणना दोनों के संचालन का समग्र प्रभारी होगा। करेक्ट है। ठीक है, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो होते हैं, इसका कार्यालय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जो इन दोनों की प्रक्रिया को प्रभारी होता है। क्या होगा आंसर, 1 और 3 सही है ना, बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो सकता है। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य होता है, हालांकि वह चुनाव देश के किसी भी राज्य के विशिष्ट सीट से लड़ सकता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े थे, जबकि वे गुजरात के मतदाता हैं, है ना, ऐसा। तो यहाँ से गलत हो जाएगी बात। सेकेंड बात है, किसी भी राज्य से राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार को उस राज्य के भी चुनाव निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। सेकंड बात भी गलत है इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2003 के संशोधन के बाद से अब ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा के उम्मीदवार उसी राज्य का मतदाता हो जहाँ वो चुनाव लड़ रहा है। यह भारत के किसी भी राज्य के और निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो सकता है। ठीक है, दोनों गलत है। अच्छा क्वेश्चन है, डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में भी निम्नलिखित पर विचार करना है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श अनिवार्य होता है। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली या नियुक्त होने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। ये बात भी करेक्ट है, आर्टिकल 127 के अनुसार। ठीक है, जब यहाँ पर कोरम न पूरा हो तो CJI उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति पूर्व सहमति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श आवश्यक होगा। 1 2 दोनों करेक्ट है, आंसर 9 का सी सही बात होगी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें नागरिकता से संबंधित कानूनों
को साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। 10वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित की जा सकती है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत औपचारिक संशोधन नहीं माना जाएगा। पहली बात सही है। सेकंड है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कानूनों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। सेकंड बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं उसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत जो होती है उसमें सदन की कुल सदस्यता का बहुमत प्लस उपस्थित मतदान करने वालों का सदस्यों का 2/3 ये होता है क्या विशेष बहुमत में। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर कथन में साधारण नहीं बताया गया, विशेष बहुमत होना चाहिए था। इस प्रश्न को संरचना के आधार पर केवल एक पूर्णतः सही बताएगा, है ना। पहली बात। सेकंड बात गलत होगी। सेकंड बात, तीसरी बात यहाँ से राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित कानूनों विशेषकर बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तीसरी बात गलत है। क्यों? राष्ट्रपति का चुनाव एक संघीय मुद्रा है, एक तरह से फेडरल मुद्रा है ना, सॉरी फेडरल मुद्दा है, मुद्रा नहीं, फेडरल मुद्दा एक मुद्दा है। इसमें पर क्या होता है, संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ यहाँ पर आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी आवश्यक होती है, और केवल विशेष बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ पहला करेक्ट है, आंसर 1। तो यहाँ पर देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक आपका यहाँ पर नागरिकता के संबंधित जो कानून है उसको लेकर के आया। तो नागरिकता जितना भी है पूरा एक जाके अच्छे से पढ़ो, है ना। आगे आते क्वेश्चन नंबर 11। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 का उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को प्राप्त करना है। इस संबंध में फेमा स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किसकी भूमिका को उल्लेख करता है? 11वें का आंसर हो जाएगा। ये उल्लेख करता है किसका? एक तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई का, ठीक है, ये क्या विदेशों की मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करने को लेकर विनियमित करेगा। और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी यहाँ से गलत होगा, क्योंकि सेबी होता है ये मुख्य रूप से शेयर बाजार देखता है और डीईए मतलब आर्थिक मामलों का विभाग नीति बनाता है ये। लेकिन फेमा कानून के विशेष रूप से आरबीआई और ईडी की भूमिका होती है। ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय, है ना। दो बातें करेक्ट हैं, 1 और 3। 11वें का आंसर क्या होगा? 11वें का आंसर हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है, तो सी। क्वेश्चन 12। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को दुनिया का सबसे समान समाज में जो है में स्थान दिया है। इस संबंध में विचार करना कौन सा गलत है? गलत है यहाँ से, तो हो जाएगा ये कि गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र पर आधारित है, फिलिप्स वक्र पर नहीं होता है। ये बात गलत है, ये फिलिप्स वक्र पर बोल रहा है। वो बोला है कि गिनी गुणांक जो होता है ये फिलिप्स वक्र पर आधारित है, जबकि गलत है। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र पर आधारित होता है, फिलिप्स वक्र जो होता है इस पर नहीं होगा। फिलिप्स वक्र जो होता है ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध दिखाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पूंजी प्राप्त अनुपात सीआर का उपयोग मुख्य रूप से बैंक अपनी अल्पकालिक नगद जो देनदारियाँ होती है उसको पूरा करने की क्षमता को आकलित करने के लिए करता है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सीएआर बैंक की अल्पकालिक देनदारियों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर बैंक के जोखिम के मुकाबले उनकी अपनी पूंजी की माप, ताकि यहाँ पर बैंक दिवालिया ना हो। गलत है। भारत में सूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित न्यूनतम सीआर 9% है और बफर 11.5% के साथ। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आरबीआई के नियम के अनुसार भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को 9% सीआर बना रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, सेकेंड बात सही है। तीसरी बात, बेसल 3 जो मानदंड है उसके अनुसार बैंकों को न्यूनतम पूंजी प्राप्यता अनुपात 9% तक बनाए रखना चाहिए। तीसरी बात गलत है, क्योंकि बेसल जो थर्ड है, ठीक है, इसके वैश्विक मानदंड 8% की सिफारिश करते हैं, लेकिन भारत आरबीआई का अधिक सतर्क रहते हुए 9% का लक्ष्य रखता है। गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्टअप फंडिंग समान जीवन चक्र के संबंध विचार करना है। एंजल निवेशक आरंभिक यहाँ पर जो सार्वजनिक निगम है वो बूट स्ट्रैपिंग वेंचर कैपिटल्स, इसमें बोला कि उपरोक्त चरणों को फंडिंग के सही कालक्रम के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो व्यवस्थित करते हैं, देखते हैं इसको। पहला बोला है ऐसे कि 14 का बूट स्ट्रैपिंग, ये क्या? खुद की बचत या दोस्तों परिवार से पैसा लगाना, है ना। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपको पहला आएगा। ठीक है, जीवन चक्र के संबंध में लगाएंगे तो ठीक है। सेकंड बात है एंजल निवेशक, पहला वाला शुरुआती चरण में बाहर से मिलने वाला बड़ा निवेश। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा वेंचर कैपिटलिस्ट जो कैपिटल वेंचर कैपिटल, ये
जब बिजनेस मॉडल सफल हो जाता है तो उससे बड़े स्तर पर फैलाना होता है ना। चौथी बात। उसके बाद आपका आएगा 1 3 1 4। उसके बाद दूसरा बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है? बूट स्ट्रैपिंग? देखो, बूट स्ट्रैपिंग होता है अंत में कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट करना ताकि अब आम जनता निवेश कर सके। बूट स्ट्रैपिंग हो गया ये। आंसर क्या होगा? 3 1 4 2। करेक्ट आंसर डी। 14 हो गया, 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उपरोक्त मानचित्र में गहरे छायांकित क्षेत्र 3 फसल प्रकारों के यहाँ पर दिखाए गए थे, ठीक है। शीर्ष 3 उत्पादकों को दर्शाता है। इसमें 3 राज्य मिलकर ए का लगभग 55%, बी का लगभग 60% और सी का 90% उत्पादन करते हैं। ए और बी सी क्या है, ठीक है। मैं इसका देखो मैप है जो इसका क्वेश्चन का वो इंग्लिश वाला मैप आपको चलो दिखाई देता हूँ मैं। क्वेश्चन 15 ना, ये देखो 15 में मैप दे रखा है ये, ठीक है। मैप के हिसाब से आप देख सकते हो इसमें, राइट। ए बी सी तो इसमें मुझे भी नहीं दिख रहा कि कहाँ पर ए बी सी इसमें दिए गए हैं, इतना डार्क मैप है ये मैप को देख सकते हो, राइट। मैप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। इसमें से बोला उसके हिसाब से देखेंगे। 3 राज्य हैं और इसमें इतने टन रेशियो दे रखा था, तो यहाँ पर 90% मत करते तो एबीसी में क्या यहाँ पर होगा। देखो एबीसी जो 15 का जो आंसर हो जाएगा ये, यदि यहाँ पर मानचित्र में मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान गहरे छायांकित यहाँ पर एरिया दिखाए गए थे, मैंने दिखाया था आपको भी। तो सोयाबीन भारत का लगभग 90% सोयाबीन इन 3 राज्यों में होगा, ठीक है। और कुल दालें एमपी, राजस्थान और सी यहाँ पर तीनों जगह होंगी और तिलहन भी यहाँ पर इन सब में होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी और सी यहाँ से इसमें होना चाहिए, नहीं हो सकते तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर करेक्ट यहाँ से ए सही आंसर हो जाएगा। कुल दालें, तिलहन और सोयाबीन यहाँ पर हो सकता है, जिस रंगीन क्षेत्र दिखाया गया था उसके हिसाब से, ठीक है। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 16 नंबर है। उत्पाद यहाँ पर जो पद्धति है उसके बारे में विचार करना है। इसका उपयोग करके राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते समय किसी भी मूल्यवर्धन को निम्नलिखित में से किसके बीच वितरित किया जाता है? 16 का आंसर हो जाता है ये वितरित किया जाता है। एक तो यहाँ पे देखो पहला हो जाएगा ये श्रम को लेकर के, पूंजीगत वस्तुएं है ना, श्रम, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा यहाँ से श्रम के बाद आपका होगा इसमें से पूंजीगत वस्तुएं हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ से क्या हो जाएगी? भूमि हो जाएगी। भूमि जो होती है इसमें किराया लगान मिलता है। पूंजी क्या होगी? पूंजी जैसे ब्याज और मूल्यह्रास होता है। और श्रम क्या होगा? श्रम जैसे मजदूरी वेतन मिलता है, ठीक है। और उद्यमी भी होगा, उद्यम अगर होता तो उद्यम भी यहाँ पे सही होता, लेकिन उस जिससे क्या लाभ मिलता, लेकिन उद्यम यहाँ पे है नहीं, तो 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी। क्वेश्चन 17 है। राष्ट्रीय औद्योगिक जो वर्गीकरण उसके बारे में विचार करना है। मानक कोडी प्रणाली का उपयोग भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इस संबंध में कौन सा मंत्रालय एनआईसी तैयार करता है? एनआईसी तैयार करता है, एनआईसी तैयार करता है। आंसर 17 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये तैयार होता है सांख्यिकी कार्य मंत्रालय होता है उसके द्वारा, MOSP, ठीक है। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण जो एनआईसी है भारत में सभी आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक है और इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा क्या होता है? तैयार किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय इसे अपने अंतर्गत लाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सी 18। भारत में समुद्री क्षेत्र के मैरीटाइम जो सेक्टर हैं, ठीक है, उसके संबंध में विचार करना है। पिछले दशक में औसत टर्न अराउंड समय में निष्क्रिय समय के प्रतिशत दोनों में कमी आई थी। 18 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, पहली बात इसकी सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारत के बंदरगाहों की कार्यक्षमता के सुधार हुआ था और टर्न जो राउंड है इसमें समय में जहाज के आने और जाने के बीच क्या समय में कमी आई थी, जो अच्छी दृश्यता को दर्शाता है। पहला सही है। सेकेंड बात है 18 का दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी डीपीए वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रमुख बंदरगाहों में भारत का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलर मात्रा के आधार पर था। सेकेंड बात ये भी सही है। तीसरा, प्रत्येक तटीय राज्य में कम से कम एक प्रमुख बंदरगाह होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना, कम से कम यहाँ पर क्या प्रमुख बंदरगाह हैं, मेजर यहाँ पर पोर्ट्स है, सही है। तीसरी बात। चौथी बात है वर्तमान में तमिलनाडु का प्रमुख बंदरगाह की संख्या सबसे अधिक है, एकदम सही बात है। जहाँ 3 प्रमुख बंदरगाह चेन्नई, एन्नोर और तुतीकोरिन है, जो इसे एक सूची में सबसे ऊपर रखते हैं। तीनों बातें क्या है? नहीं, चारों बातें करेक्ट हैं। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है 19। निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी पीपीपी के मामले में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चीन की स्थिति में सबसे अच्छी व्याख्या करता है? 19 का आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखो 19 का आंसर होगा बी, है ना, लेकिन कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो जो क्रय शक्ति क्षमता होती है ये क्या होती है? परचेसिंग जो पावर्टी होती है
ये देखती है कि यहाँ पर एक ही वस्तु को खरीदने के लिए अलग अलग देशों में कितनी मुद्रा की आवश्यकता हो रही है। मान लो यहाँ पर मैं सेब 1 किलो खरीद रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर सेब मान लो 150 रुपये किलो है, ठीक है। वही चीज़ मैं सेब आपको ले रहा हूँ, चीन में लेता हूँ, वहाँ पर 300 रुपये किलो है, वही दूसरी जगह 400 रुपये किलो, तो वही चीज़ को लेकर के यहाँ पर समझाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको कि जो क्रय शक्ति क्षमता है, परचेसिंग जो पावर पॉवर्टी है, ये देखती है कि एक ही वस्तु को अलग अलग जगह खरीदेंगे तो अलग अलग प्राइस है वहाँ पर, ठीक है। और यही चीन में घरेलू उत्पादन की लागत, जो मजदूरी बिल बिजली है ना, उसको कम करके देखेंगे तो इसके कारण वस्तु की कीमत कम रहती है, और इसकी वजह से समान राशि डॉलर में चीन के भीतर इसकी वस्तुएं जो होती हैं और सेवाएं ये खरीदी जा सकती हैं। और यही कारण है कि पीपीपी आधार पर चीन अर्थव्यवस्था में अमेरिका से भी बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। आंसर क्या बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया 20। आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिक यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है इसके बारे में विचार करने। सीमा शुल्क संघ, अधिमान्य व्यापार समझौते, ठीक है। और क्या दे रहा है, और दे रहा है कि यहाँ पर आर्थिक संघ और साझा बाजार, 4 बातें। इनमें से कौन सा क्रम उन्हें सबसे अधिक से एकीकृत गहरे से सबसे कम के रूप पर व्यवस्थित कर रहा है। आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर। आर्थिक जो संघ है, इकोनॉमिक यूनियन, ये सबसे गहरा एकीकरण होगा जिसमें सदस्य देशों की मुद्रा और राजकोषीय नीति और समान कानून एक ही होते हैं, जैसे यूरोपीय संघ। तो पहला आ जाएगा तीसरा नंबर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा साझा बाजार, ठीक है। साझा बाजार मतलब चौथा स्टेटमेंट, जहाँ वस्तु के साथ साथ पूंजी और श्रम, लोगों का भी बिना किसी का बाधा के आवागमन होता है, चौथा हो गया। उसके बाद आपका क्या आएगा, सीमा शुल्क संघ, मतलब पहला, इसमें क्या होता है, सदस्यों के बीच जो व्यापार मुक्त होता है और गैर सदस्य देशों के लिए समान बाहरी शुल्क होता है, वो होगा। उसके बाद आपका आएगा दूसरे में क्या, अधिमान्य व्यापार समझौता, ये एकीकरण का सबसे शुरुआती स्तर होता है। यहाँ कुछ चुनिंदा वस्तुएं शुल्क कम किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 3412, ये आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 22 नंबर। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। नदी और सहायक नदी इसकी कौन कौन सी होंगी। पहली बात है नर्मदा, है ना। नर्मदा क्या है, इसमें से मुझे कितने सही सम्मिलित हैं ना, तो सही सम्मिलित हैं, देख लेते हैं। 21 हम लोग कौन सा कर रहे थे, 20 क्वेश्चन किया था ना, 21 में आएंगे। 20 किया था, 21 में आएंगे, हाँ ठीक है। 21 नंबर है, मिस्टेक हो गया था थोड़ा। 21 में नदी और सहायक नदी, देखो इसमें है नर्मदा। नर्मदा क्या होगी, तवा नदी, नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी और ये मध्य प्रदेश में बहती है, पहला क्या होगा, सही है। महानदी ईब, या ईबे क्या है, ईब, है ना। तो महानदी जो है ईब नदी, महानदी के समान एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। कृष्णा भीमा, ये भी बात करेक्ट है। कृष्णा भीमा नदी कृष्णा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तीनों ऐसे सही है। आंसर क्या होगा 21 का जो आंसर हो जाएगा ऐसे क्या होगा, 21 का आंसर 1 2 3 सभी सही हैं सी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सेखा पक्षी झील पक्षी भरण, है ना, सेखा नहीं है सेखा है। छारीधंड और पटना पक्षी भरण जो कभी कभी समाचारों में देखे जाते हैं, उन्हें बस अच्छी तरह से पहचाना जाता है। कैसे अच्छी तरह से इनको कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे, क्योंकि खारे कीचड़ वाले मैदान है एक तरह से, है ना। छारीधंड क्या होता है, देखो छारीधंड जो है ये गुजरात कच्छ के रीजन में स्थित अपनी नमकीन मिट्टी के लिए, कीचड़ के लिए, मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। और सेखा झील क्या है, ये उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी भरण जो है उसमें मीठे पानी का स्रोत को लेकर के है, ठीक है। दोनों बातें सही है। और ये सभी अभी रामसर स्थल नहीं है, ये पटना पक्षी भरण रामसर सूची में नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। आंसर क्या होगा 22 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है, वैश्विक वन आवरण के संबंध में विचार करना है। वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, ठीक है, करीब 31% एरिया को। सेकेंड बात है, सबसे बड़ा स्थलीय वन पारिस्थितिक तंत्र दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा स्थलीय वन पारिस्थितिक तंत्र टाइगा या बोरियल वन जो होता है, जो उत्तरी गोलार्ध, रूस, कनाडा, स्कैंडिनेविया में स्थित है, न कि दक्षिणी गोलार्ध में। तीसरी बात है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी के सबसे बड़े कार्बन सिंक होंगे। सेकेंड बात सही नहीं थी, तीसरी बात भी सही नहीं है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े कार्बन सिंक माने जाते हैं। और यदि ये केवल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो बोरियल वन और मृदा अक्सर वर्षा वनों से अधिक कार्बन संचित करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली वन करेक्ट है।
क्वेश्चन 24 है 24, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कौन से देश सीधे अटलांटिक महासागर की सीमा साझा करते हैं? ठीक है, सीधे टेढ़े से मतलब नहीं, मतलब कहने का मतलब सीधे से कौन साझा करता है ना, सीरियल से। तो देखो, एक तो हो जाएगा आपका ब्राजील, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा मोरक्को, है ना, करेक्ट है, और उसके बाद आपका हो जाएगा नामीबिया, करेक्ट है। उसका सातवां कौन सा है? आयरलैंड गणराज्य होना चाहिए, 1 3 5 7 ऊपर होगा आयरलैंड, तो 1 3 5 7 इसका करेक्ट आंसर है। मैप में देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। 1 3 5 7 ए नंबर। क्वेश्चन 25 है, सुपर अल नीनो के संबंध में विचार करना है। यह मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के समुद्र की सतह का तापमान के महत्वपूर्ण रूप से गर्म होने की विशेषता होती है। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, ये अटलांटिक महासागर में तूफान की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाता है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि एल नीनो आमतौर पर अटलांटिक महासागर में ऊर्ध्वाधर हवा के झोंकों को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, वहाँ तूफानों की संख्या और तीव्रता कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। तीसरी बात है, भारत में अधिक तीव्र और नम मानसून का कारण बनता है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात गलत है, क्योंकि एल नीनो भारत की कमजोर मानसून और सूखे जैसी स्थिति पैदा करता है, नम मानसून नहीं। गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। 25 का ए यहाँ से क्या होगा? आंसर है। आगे आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर। बोला है वायुद्रव्यमान एयर मासेस, इसके बारे में विचार करना है। वायुद्रव्यमान के विकास के लिए स्रोत क्षेत्र जो होता है आमतौर पर चक्रवाती स्थितियों से जुड़ा होता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? पहला स्टेटमेंट जो यहाँ से है 26 का, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायुद्रव्यमान के विकास के लिए स्रोत क्षेत्र जो होता है हवा का बैठना जरूरी होता है, जो प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की स्थितियों में होता है, और चक्रवाती स्थितियों में हवा अस्थिर होती है, जहां वायुद्रव्यमान विकसित नहीं हो पाते हैं। पहला गलत है। सेकेंड बात यहाँ से उत्तरी अमेरिका और में पूर्व पश्चिम पर्वत पथाओं की अनुपस्थिति अग्रभागों के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरा यहाँ से तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला है समुद्री ध्रुवी वायु द्रव्यमान आमतौर पर उच्च अक्षांश में महासागरों पर ऊपर बनते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है ना। 26 का भी करेक्ट है। 27 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, घटना और इसके कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहली बात है 27 का, इससे बोला है कि रेड टाइड क्या होता है? देखो, रेड टाइड जो हो जाएगा आपका ये 27 रेड टाइड आपका पहला है, ये हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन के कारण होता है। इसमें शैवाल इतनी संख्या बढ़ जाती है कि पानी का रंग भूरा लाल दिखाई देने लगता है। पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, ब्लू टाइड क्या होता है? समुद्र से पानी में नीली रोशनी पैदा करने के लिए यहाँ पर बायोलुमिनेंट्स प्लावक होते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा बोला कि ब्राउन टाइड रेगिस्तानी धूल जमाव, जिससे यहाँ पर महासागर में यूट्रोफिकेशन होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ब्राउन टाइड जो होता है ये शैवाल प्रस्फुटन का एक प्रकार है, न कि रेगिस्तान का जमाव धूल, ठीक है। ये धूल पोषक तत्व से मिल जाते हैं और उसमें पोषक के कारण यहाँ पर शैवाल की अधिकता बढ़ जाती है। तो ये बात गलत हो जाएगी, तीसरी वाली। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दृढ़ लकड़ी, ठीक है, दृढ़ लकड़ी जो होती है ये उसके सबसे अच्छे स्रोत माने आते हैं। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन सा? मध्य भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 28 का, ठीक है। और भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है ना, ये दृढ़ लकड़ी का सबसे समृद्ध स्रोत होते हैं। इन्हें सागौन, साल, शीशम, महुआ पेड़ लगाए जाते हैं। इनकी यहाँ पर लकड़ी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। इंपॉर्टेंट, अभी देखो यहाँ पर कुछ खरीदो, जैसे कि शीशम का खरीदो है ना, तो काफ़ी महंगा मिलता है। साल शीशम भी हम लोग ने खरीदे, लेकिन महुआ जैसी लकड़ी खरीदोगे तो और महंगा मिलेगा चीज़ों। इतनी हम लोग इतनी मतलब अफोर्डेबल होती खरीदने के लिए कि इतनी महंगी है तो लेने के लिए ना, तो आप जब इनका फर्नीचर लोगे ना तो काफ़ी महंगा है। सागौन से नीचे भी और कई लकड़ियाँ जो भी महंगी हैं, है ना, तो महुआ तक तो पहुँच ही नहीं पाते हैं। आंसर क्या होगा? 28 का भी करेक्ट है। 29 नंबर है, शब्द वसुंधरा जो है, जो कभी कभी यहाँ पर समाचारों में देखा जाता है, अच्छी तरह से संबंधित है किससे? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा किसानों के लिए मृदा परीक्षण और पोषक मूल्यांकन जो किट होती है उससे संबंधित होगा। 29 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, यदि कोई सड़क मार्ग से भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य से सबसे छोटे राज्य की यात्रा करेगा तो उसे कम से कम कितने राज्यों को पार करना होगा, बताना है। तो कितने राज्य को पार करेगा यहाँ से 30 का करेक्ट आंसर 4 राज्यों को, है ना। कैसे? राजस्थान प्रस्थान राज्य करेगा, गुजरात मध्यवर्ती राज्य आ जाएगा, और महाराष्ट्र मध्यवर्ती राज्य, और गोवा गंतव्य राज्य होगा। ठीक है, शुरुआत सबसे बड़ा राज्य राजस्थान से करेगा, अंत में सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। तो इस टाइप से चौथा आंसर होगा, 4 हो जाएंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर क्वेश्चन। ये बोला हाथी कुंभा शिलालेख के बारे में विचार करना है। ठीक है, पहली बात है ये बोला है कि सतकड़ी, खारवेल, पुसमिसुंग, इनमें से यहाँ पर कोट को चुनना है। कितने शासक का उल्लेख है? देखो यहाँ पर उड़ीसा में जो उदयगिरी है, ठीक है, उड़ीसा में उदयगिरी, खारवेल, हाथी कुंभा शिलालेख में कलिंग राजा खारवेल को उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें उनके समकालीन राजाओं जैसे सातवाहन, सतकड़ी और मगध के राजा पुसमिसुंग के रूप के पहचाने जाने वाले का उल्लेख मिलता है। आंसर सभी करेक्ट हैं, तो 1 2 3 डी। क्वेश्चन 32 भारतीय रॉक कट वास्तुकला के बारे में विचार करना है। एलिफेंटा की गुफा हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित कई यहाँ पर धार्मिक विश्वासों को समर्थन करती हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 32 है ना, 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, सही कौन सा है? पहला गलत है, क्योंकि एलिफेंटा की गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सहित यहाँ पर कई विद्वानों को समर्पित थी। ठीक है, तो पहला सही होना चाहिए। अच्छा, पहला गलत सही है, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंटा मुख्य रूप से हिंदू शैव गुफाएं, यहाँ कुछ बौद्ध अवशेष भी मिले लेकिन जैन का उल्लेख यहाँ पर नहीं है, इस वजह से गलत है। ठीक है, सेकंड बात है बाकी गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित होंगी। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से गलत नहीं है, सेकंड बात क्या है? करेक्ट है। तीसरी बात है बादामी गुफाओं हिंदू और बौद्ध रॉक कट की मूर्तियों का उदाहरण माना जाता है। तीसरी बात गलत होगी, बादामी की जो गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू, वैष्णव शैव और जैन को समर्पित होंगी। ओनली 2 करेक्ट है, सी। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से भक्ति और सूफी संतों पर विचार करना है। शेख सलीम चिश्ती, चेतन महाप्रभु, शेख अहमद सरहिंदी और वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इनमें से कौन कृष्णदेव राय के समकालीन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का समकालीन थे इनके। तो कौन होगा 33 का? आपका आंसर क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर। देखो, कृष्णदेव राय के शासनकाल में चेतन महाप्रभु और वल्लभाचार्य थे, है ना। तो यहाँ से जो होगा इसमें, तो एक तो चेतन महाप्रभु हो गए और एक यहाँ पर वल्लभाचार्य हो गए, 2 यहाँ से इसके आंसर हो गए। ठीक है, करेक्ट आंसर 2 और 4 इसका सही आंसर होगा 33 का। 2 4 लेकिन स्टेटमेंट में नहीं दे रहा है ना। तो और क्या होगा इसमें? मिस्टेक हो गया होगा स्टेटमेंट शायद ये, क्योंकि 2 4 होगा इसमें। सहमत हिंदी जहांगीर के काल में थे। सर सलीम चिश्ती जो थे ये अकबर के समय होंगे। वल्लभाचार्य के समकालीन कृष्णदेव के। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति सूफी संतों का विचार करना। शेख चिश्ती कृष्णदेव राय के शासनकालीन ना, कृष्णदेव राय के समकालीन थे। तो यहाँ से चेतन महाप्रभु थे, है ना, और एक यहाँ पे हो जाएंगे चेतन महाप्रभु और एक वल्लभाचार्य। ये भी बात सही है, यही 2 होंगे, है ना। बाकी आप एक बार देख सकते हो अपना आंसर, क्योंकि इनके आंसर में यहाँ पर कितना लिखा है 1 2 4 लिखा है, एक यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, 2 4 यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर होना चाहिए। पहली बात शेख सलीम चिश्ती जो थे ये अकबर के समय प्रसिद्ध हुए थे, इस वजह से ये नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना है। तो 2 4 इसका आंसर होगा, इसको हटा देते हैं, 2 4 मान लेते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय साहित्यिक परंपरा के संबंध में विचार करना है। महाविभाषा शास्त्र, कल्पसूत्र, लीलावती सार और परिशिष्ट वर्तनम और ललित विस्तार सूत्र, इनमें से कौन जैन ग्रंथ हैं? कौन जैन ग्रंथ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। करेक्ट आंसर कौन है जैन ग्रंथ? सोचो आप। देखो यहाँ से जैन ग्रंथ जो है, एक तो हो जाएगा कल्पसूत्र, लीलावती सार हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका परिशिष्ट वर्णम होगा, परिशिष्ट वर्मन ये। लेकिन यहाँ से ललित विस्तार सूत्र इसमें और महाविभाषा शास्त्र इसमें नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि महाविभाषा और ललित विस्तार सूत्र ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। यहाँ पर बात किसकी की जा रही थी? यहाँ बात की जा रही थी जैन ग्रंथ की। तो आंसर 3 करेक्ट है, 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं। 35 है, आप कथकली और कुचिपुड़ी के बीच यहाँ पर कैसे अंतर करेंगे? 35 में
देखो हम कैसे अंतर करेंगे हम लोग यहाँ से। एक तो पहली बात है, ये बोला है कि पहला बोला है कि कथकली अपेक्षा कर साधारण वेशभूषा और न्यूनतम मेकअप का उपयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर कुचिपुड़ी विस्तृत चेहरे और मेकअप को लेकर उपयोग करते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में उल्टी बात दे रखी है इसने, क्योंकि कथकली काफ़ी यहाँ पर विस्तृत वेशभूषा, भारी मेकअप, बड़े जो हेड गियर हैं वो सब के लिए बजानी आती है। कुचिपुड़ी वेशभूषा अपेक्षाकृत सरल होती है। तो गलत हो गया, क्योंकि जस्ट अपोजिट बात बता रही है। कथकली शैलीगत नृत्य नाटक है जो इशारों और भावों पर निर्भर करता है, जबकि कुचिपुड़ी के नृत्य के साथ साथ बोले जाने के बाद संवाद भी शामिल होते हैं। ये बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से। आंसर क्या होगा? 35 का केवल 2। 36 है 1857 का विद्रोह के भारत के शासन जो खिलाफ एक यहाँ पर बड़ा विद्रोह था जो कई क्षेत्रों में फैला था। इस संबंध में विचार करना है। 36 पहला ये बोला है कि क्षेत्र नेता व्यक्तिगत दबाने की अधिकारी थे वो दिल्ली नेता जनरल बख्श खान, ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलस और हडसन, है ना, आयर नहीं थे, वेंस आयर। कानपुर राणा साहिब कालिन कैंपबेल, है ना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा लखनऊ तत्यापुट्टो पे कर्नल नील, ये बात यहाँ से क्या होगी? ये बात यहाँ से गलत है ना, क्योंकि लखनऊ तात्याटोपे लखनऊ बेगम हजरत महल होगा, ठीक है। तात्याटोपे मुख्य रूप से कानपुर ग्वालियर से जुड़े थे। ओनली 2 करेक्ट है, एक बात सही है। क्वेश्चन 36 आते हैं। 36 हो गया ना, 37 आते हैं। कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में अपनाए गए राष्ट्रीय का आर्थिक कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सुनिश्चित किए गए थे? कौन से प्रावधान सुनिश्चित किए गए थे? आंसर हो जाएगा 37 का। एक तो कृषि ऋणग्रस्तता से राहत होना, सही बात है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन उस समय कांग्रेस सीधे तौर पर उन्मूलन की बात नहीं कही थी, तो गलत हो जाएगी। श्रमिकों और किसानों को संघ बनाने का अधिकार था, ये बात भी करेक्ट होगा। 1 3 करेक्ट है ना, 1 और 3 करेक्ट है। और स्टेटमेंट है क्या, देखते हैं। 1 3 करेक्ट है, चौथा भी दे रखा है। चौथा दे रखा है कि महिला श्रमिकों के संरक्षण, ये बात करेक्ट है। तो 1 3 4 से हो जाएगा, है ना। 1 3 4 से यहाँ से आंसर होगा। 38 नेपाल की गोरखा प्रमुख के ब्रिटिश जो भारतीय सरकार है उसके बीच समझौते के सुगोली संधि के संबंध में विचार करना है। नेपाल ने गढ़वाल और कुमाऊं के जिले पर को सौंप दिया था। नेपाल ने गढ़वाल और कुमाऊं को जिले को सौंप दिया था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से 38 का करेक्ट है। सेकेंड, नेपाल स्वतंत्र रहा था लेकिन उसे राजदूत पद वाले एक ब्रिटिश रेजिडेंट स्वीकार करना पड़ा था, सही है। तीसरा, ये संधि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह संधि जो थी 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई थी। ओनली 1 2 करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा 38 का। 39 39 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कथन ऐसी सरकार का सहयोग करना पाप है जो अपने लोगों के बुनियादी अधिकारों से वंचित करती है और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के चरण में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये किस बात की यहाँ पर किसको लेकर के बात कर रहा है? ये बात कर रहा है असहयोग आंदोलन को लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है 40, निम्नलिखित में से किस पार्टी समूह साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर यहाँ से। इसमें बहिष्कार जो नहीं किया था, ठीक है, वो जाएगा आंसर यहाँ से ये यूनाइटेड पार्टी, और यहाँ से जस्टिस पार्टी ने इसका बहिष्कार नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1927 में जब साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी तो लगभग सभी प्रमुख भारतीय दलों का इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हालांकि कुछ दलों ने इसका बहिष्कार नहीं करने का फैसला किया था। यूनाइटेड पार्टी ऑफ पंजाब ने इसने कमीशन का सहयोग किया और जस्टिस पार्टी मद्रास ने पर बहिष्कार नहीं किया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सदर्न ओशन कार्बन एनोमली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी किसे संदर्भित करती है? ये संदर्भित करती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। ये संदर्भित करती है, एनोमली का अर्थ होता है हाल ही में वर्षों में देखा गया महासागरीय गहरे हिस्सों को कार्बन डाइऑक्साइड में भरपूर पानी सतह से आने लगना, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर सतह से पहले से ही कार्बन युक्त पानी आ रहा था, इसलिए यहाँ पर समुद्र और हवा से अधिक CO2 नहीं सोख पा रहा था, जिससे यहाँ पर यह घटना कार्बन एनोमली कहा गया था और ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंता का विषय था। करेक्ट आंसर यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है, यदि पृथ्वी पर सभी सूक्ष्मजीव अचानक गायब हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होने की अधिक संभावना होती है? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से अधिक संभावना होती है ये। एक तो मृत कार्बनिक पदार्थों का संचय बढ़ जाएगा, एकदम सही बात है। दूसरी बात है कि मिट्टी की उर्वरता में उल्लेखनीय गिरावट आएगी, एकदम करेक्ट है। और तीसरी बात है ऑक्सीजन के उत्पादन में कमी आएगी। तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। मृत कार्बनिक पदार्थों का संचय होने से क्या होगा?
संचय होने से क्या हो जाएगा कि जैसे बैक्टीरिया, कवक, अपघटक होंगे, है ना, उनके बिना मृत पौधे जानवर सड़ेंगे नहीं, जिससे कूड़े रास्तों में फिर से ढेर लग जाएगा। सेकंड बात जो थी मिट्टी की उर्वरता जो उल्लेखनीय जो गिरावट आएगी, क्यों, उससे क्या होगा, तो उससे होगा कि सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और पोषक चक्र को चलाने से बिना मिट्टी के पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और खेती असंभव हो जाएगी, है ना। तीसरी बात ऑक्सीजन के उत्पादन में कमी आएगी, तो इससे क्या हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा, तो इसमें समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव जैसे फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी का लगभग 50% ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ठीक है, और उनके खत्म होने वाले वातावरण ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी तेजी से गिर जाएगा, तो ये बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि 50% ऑक्सीजन बहुत होती है इसमें, ठीक है। तो 42 का आंसर क्या होगा, 1 2 3 सभी करेक्ट है, डी। 43 नंबर है आर्द्र भूमि के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना, ठीक है। लाइफ स्टाइल फॉर द वाइस यूज वेटलैंड नामक ऐतिहासिक संकल्प निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पेश किया गया था। 43 का आंसर हो जाएगा ये भारत, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लाइफ मूवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, 43 का एक करेक्ट है। 44 आते हैं। 44 है निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रजातियां आमतौर पर भारत के घास के मैदान में पाई जाती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 44 का, एक तो चिंकारा, है ना, दूसरा हो जाएगा चीतल, है ना, और तीसरा हो जाएगा आपका चियर तीतल। ये तीनों, चिंकारा जो एक प्रकार का गजेल जो प्रमुख रूप से उत्तर पश्चिम के मध्य भारत में शुष्क घास के मैदानों में रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, और ये पानी कम रहने के लिए अनुकूलित होता है, ये कम पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। आपसे बोले कि ज़्यादा पानी में रहने के लिए अनुकूलित है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे फिलहाल सही है। चीतल, चीतल क्या है, चीतल हालांकि चीतल खुले जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन इनका पसंदीदा आवास घास के मैदान को जंगली मिलान स्थल होता है, ठीक है। तीसरा चियर तीतर, चियर तीतर ये क्या होता है, देखो चियर तीतर जो है ये प्रजाति मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खड़ी ढाली घास के मैदान झाड़ियों में रहती है, और यह पश्चिमी हिमालय के परिस्थिति तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ से सही आंसर है डी। आगे आते क्वेश्चन 45। ई ईंधन, ई फ्यूल के बारे में विचार करना है। ई ईंधन नवीकरणीय बिजली, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के उपयोग करके उत्पादित सिंथेटिक ईंधन होगा। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है इनका उपयोग बिना किसी बड़ी संशोधन मौजूदा आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि इन्हें ड्रॉप इन ईंधन माना जाता है। इसका उपयोग है कि यहाँ पर अर्थ में मौजूद आंतरिक दहन इंजन में बिना किसी बदलाव का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, ई ईंधन अपने उपयोग के दौरान कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तीसरा गलत है, क्योंकि ई ईंधन दौरान CO2 उत्सर्जित करता है और वे कार्बनिक न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि वे इतनी ही CO2 छोड़ते हैं जितनी उनके उत्पादन के दौरान वातावरण से ली गई होती है, लेकिन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त नहीं करते हैं। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 45 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से एक और दो ना, ठीक है। 46 आते हैं। 46 है जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में विचार करना है। यूफोटिक जोन ऊपरी परत है जहां प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। 46 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है एकदम, क्योंकि यूफोटिक जोन वह परत होती है जहां प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त पहुंचती है। सेकेंड बात है प्रोफंडल जोन क्या होता है, यूफोटिक जोन के नीचे स्थित होता है जहां इसकी विशेषता कम प्रकाश का प्रवेश होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है भी। तीसरी बात है दोनों सही है, तीसरा भी है और चौथा नहीं होगा, तीन ही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बेंथिक जोन जो है ये जल निकाय के निचले क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां तीव्र जलछट या उसके भीतर रहते हैं। तीसरी बात करेक्ट है भी। आंसर क्या होगा, 1 2 और 3 सभी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 46 का आंसर डी, 1 2 3। 47 है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में विचार करना है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा शासित, जबकि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ऊर्जा संरक्षण द्वारा 2001 द्वारा शासित होगा। पहली बात यहाँ से क्या होगी, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकंड आते हैं, सेकंड बोल रहा है प्रतिपूरक वनीकरण यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ग्रीन क्रेडिट को केवल एक बार आदान प्रदान किया जा सकता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ग्रीन क्रेडिट व्यापार को योग्य बनाता है और इसे अक्सर केवल एक बार का आदान प्रदान नहीं बल्कि यहाँ पर एक बाजार आधारित तंत्र के रूप में देखा जाता है जो बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात है ग्रीन क्रेडिट गतिविधियां जो होती हैं कार्बन क्रेडिट के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती हैं, जिससे क्या होता है कार्बन उत्सर्जन की कमी जैसे जलवायु से लाभ मिल सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि ग्रीन क्रेडिट गतिविधियां जो होती है जैसे वनीकरण ये कार्बन क्रेडिट के लिए भी पात्र हो सकती हैं, जिससे अतिरिक्त जलवायु का लाभ मिलेगा। तीसरा करेक्ट है और पहला करेक्ट है, दो बातें सही हैं, 1 और 3। 47 का आंसर
सोचो क्या होगा, कहाँ पर आंसर, सी है ना। 47 हो गया, 48 आते हैं। 48 है समुद्री शैवाल के संबंध में विचार करना है। भारत में समुद्री शैवाल की खेती मुख्य रूप से तमिलनाडु और गुजरात के तटों पर की जाती है। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, समुद्री शैवाल की खेती प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बढ़ावा मिलता है इसको। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि समुद्री शैवाल की खेती प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट एकदम फैक्चुअल है और एकदम करेक्ट है। सी 48 का सही आंसर है। 49, कृषि क्षेत्रों में कुचले हुए पत्थर, चट्टान की धूल फैलाने के संबंध में विचार करना है। ये बोला कि यह समय के साथ साथ आवश्यक खनिजों की आपूर्ति करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। यह रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बन पृथक्करण में योगदान दे सकता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है क्या, ये भी करेक्ट है, सही है। तीसरी बात है, यह मिट्टी की सतह पर एक अभेद परत बनाता है, जिससे क्या होता है, पानी का रिसाव रुक जाता है। इतना स्लोली स्टेटमेंट लिखा है कि आप गलत बता ही नहीं सकते उसको, बल्कि गलत है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अभेद परत नहीं बनाता, बल्कि मिट्टी की बनावट में सुधार करता है। ये 1 2 करेक्ट है। यूपीएससी एकदम ऐसे ही साइलेंट वर्ड में पूछ लेगा आपसे कि हाँ ये सही है, आप सही करते हो, गलत है वो। जो गलत स्टेटमेंट होगा इतने प्यार से उसको घुमाएगा अच्छे से कि आप समझ ही नहीं सकते कि गलत है वो। हम लोग अभी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन लगता है कि ये समझ आता है कि गलत है, लेकिन वो ऐसा साइलेंट चीज़ें छिपाता है कि आप पकड़ ही नहीं सकते हो गलत कौन सा है, ठीक है। तो 1 2 करेक्ट है इसका। क्वेश्चन 50 है, 50 नंबर है, गुआनो के संबंध में विचार करना है। गुआनो समुद्री पक्षियों में चमगादड़ों के संचित मल को संदर्भित करता है। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से संबंधित है, जो इसे प्राकृतिक उर्वरक के रूप में उपयोग बनाता है। सेकेंड भी सही होगा। तीसरा, गुआनो जमा को खनिज संसाधनों के खनन समान तरीके से निकाला जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, सभी तीनों करेक्ट हैं। आंसर 50 का सभी सही है, ठीक है। फैक्चुअल पॉइंट है, सभी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में विचार करने कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, एक तरीके से पूछ सकते हो। देखो जो गलत है वो हो जाएगा, अध्यादेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। क्या है बोल, अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार को छीन सकता है या उल्लंघन कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी, बाकी सभी करेक्ट हैं, ठीक है। आंसर ये यहाँ से सही है। देखो आप इतना क्वेश्चन अच्छे से कर लो, पेपर में अगर क्वेश्चन है तो आपको इतने ज़्यादा पढ़ने ना पड़े, डायरेक्ट आपको ऊपर देख के ही समझ आ जाए कि इसका आंसर ये दे रखा है। बहुत तो बोलते हैं कि 2 घंटे समय कम है, 2 घंटे समय कम नहीं, 2 घंटे समय बहुत है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो यूपीएससी के लिए। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, 51 का एक करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर आज 51 ही क्वेश्चन करेंगे और 52 से हम लोग कल करेंगे 100 क्वेश्चन तक इसको कवर करके अभ्यास पेपर 3 को विराम दे देंगे, खत्म हो जाएगा विजन का टेस्ट, ठीक है। और इस टाइप से हम लोग आगे टेस्ट देखेंगे, विजन एस का टेस्ट नंबर 33 भी करेंगे अभी, है ना, 33 फिर 34 35 3 टेस्ट अभी बचे हुए हैं, वो भी हम लोग सीरियल से करने वाले हैं 3 से 4 दिनों में, ठीक है। वो भी खत्म कर देंगे सब। तो आपको अच्छे से बस प्रैक्टिस करना है, टॉपिक जो आते जा रहे हैं उनके टॉपिक की प्रैक्टिस आप करते जाओ, ठीक है। जैसे 51 क्वेश्चन आए, 51 क्वेश्चन की मैं आपको पीडीएफ का टॉपिक बना के दे दूंगा, अगर आप बोलोगे तो। अगर आप ढूंढ लेते हो तो आप ठीक है, अच्छी बात है, ढूंढ लेते हो, है ना, नहीं मिलता है तो आप बताना, मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करते जाओ। अगर क्वेश्चन यहाँ से अभ्यास से आने चाहिए, पेपर में आए तो सेम तो नहीं आएंगे, लेकिन टॉपिक हो सकता है कि सेम आए, तो टॉपिक आपको पूरे करीब 3 पेपर हो चुके हैं बैच के, तो एक तरह से मान लो 300 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 300 क्वेश्चन मतलब मान लो 200 प्लस टॉपिक होंगे उसमें, ठीक है। एंड करते हैं से इसको, कुछ डाउट रहेगा अपनी नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और सुबह हम लोगों ने किया था फॉरम आईएएस का टेस्ट किया था, टेस्ट नंबर 3 पार्ट 2, वो भी देख सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।